एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। एक बार परचम में आप लोगों का वापस से स्वागत है और हम इंडियाज़ हीरो सीरीज में अगले हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आज के समय में हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। हमें जानना है इनकी लाइफ के बारे में, इनके जर्नलिस्ट करियर के बारे में, पॉलिटिक्स करियर के बारे में और इन पे जो सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं 3 बार, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके इनके लिटरेचर वर्क, इनकी बुक्स के बारे में, इनके जो भी इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन वन लाइनर वन डे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए और आपके जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आज के सेशन से मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे। हम एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जब 1980 में, जब 1890 में, 1891 में, उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे तो वो बात किया करते थे सोशल रिफॉर्म करने के ऊपर। वो बात करते थे कि पब्लिक सेवा में उम्र को किस तरीके से बढ़ाया जाए। वो कंसेंट एज के बारे में, जो महिला और पुरुष की शादी की उम्र को इंक्रीज करने के ऊपर बात किया करते थे। उसी समय 1890 में हमारे जो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, वो स्वराज की बातें किया करते थे। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि उस समय में, हालांकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी बाल गंगाधर तिलक की, बाद में गांधी जी उसी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी बात जब वो स्वराज की मांग करते हैं, जब वो स्वदेशी वस्तुओं को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, विदेशियों को बाइकआउट करने की बात करते हैं, तब उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन बाद में जब गांधी जी उसी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं तो हमारे देश में कई सारे मूवमेंट होते हैं। तो हम ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आज बात करेंगे, जिनका एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आइए हम ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का पेपर देना चाहते हैं, तो पेपर देना से पहले आपकी तैयारी को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और चेक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है। इसलिए परचम के एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम एसएससी टियर 1 टेस्ट सीरीज, जो कि बिगिनर्स के लिए और एडवांस लेवल दोनों पर अवेलेबल है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं केवल परचम के एप्लीकेशन पे। और आज की क्लास का पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट की मदद से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की अर्ली लाइफ के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था 23 जुलाई 1856 में। आज भी रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक जी का घर आपको देखने को मिलेगा। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। एक मिडिल ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है और इनके जो फादर होते हैं वो एक टीचर, संस्कृत के जो है वो टीचर के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब मात्र 16 साल के बाल गंगाधर तिलक होते हैं तब इनकी फादर की डेथ हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की जो मैरिज होती है, शादी होती है, वो तापी बाई के साथ होती है। शादी के बाद तापी बाई का नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम कर दिया जाता है सत्यभामा बाई। अगर हम इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो 1877 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने दक्कन कॉलेज ऑफ पुणे को ज्वाइन किया। तो बैचलर डिग्री इन्होंने दक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से ज्वाइन की। इसके बाद इन्होंने एमए करने के बारे में सोचा और ये एमए के लिए कॉलेज को ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं और एलएलबी की डिग्री लेने के बारे में सोचते हैं। तो 1879 में इन्होंने एलएलबी की डिग्री लेने के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को ज्वाइन किया, जहाँ से उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। इन्होंने अर्ली एज में एज अ मैथमेटिक्स के टीचर की तरह काम किया, लेकिन जिस स्कूल में, कॉलेज में ये काम किया करते थे, वहाँ के टीचर्स के साथ, कलीग के साथ इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने ये जो मैथ्स टीचर की नौकरी थी उसको छोड़ दिया और फिर इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन आप पब्लिक अफेयर्स में देखेंगे। लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों में नेशनलिज्म की भावना, स्वराज की भावना जगाने के पीछे पूरा जो क्रेडिट जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो इन्होंने पब्लिक अफेयर्स की तरफ इनका ध्यान देना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं, तिलक जी ने एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी कुछ काम किए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश रूल चला करता था और वो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे। तो वो देख पा रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन का और भारत के यूथ में एजुकेशन का कितना अभाव है। तो यहाँ पर हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। इसलिए 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल फॉर हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर की। तो न्यू इंग्लिश स्कूल के फॉर्मेशन में बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ गोपाल गणेश अगरकर, महादेव भल्लाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपुलकर का भी नाम देखने को मिलता है। इसके बाद बेसिकली यहाँ पर एजेंडा क्या है, ये आप बात समझ पा रहे होंगे कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियाज़ यूथ। इंडिया के यूथ में
एजुकेशन लेवल को और बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन भी बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इनके साथ एमजी रनाडे भी शामिल थे। तो आप लोगों को जब मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था एमजी रनाडे पे, मैंने वहाँ पर भी आपको दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात की थी। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एमजी रनाडे भी रहे हैं और आज भी मुंबई की काफ़ी सारी जो स्कूल्स हैं वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर ही बाल गंगाधर तिलक ने फर्गुसा कॉलेज पुणे की स्थापना भी की थी और वहाँ पर इन्होंने एज अ मैथमेटिक्स टीचर की तरह भी काम किया था। देखिए, आप देख सकते हैं कि जब ये कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं 1885 में, उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस सोसाइटी को वो कुछ समय के बाद रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ करप्शन के मामले भी सामने आते हैं और आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक नई नवेली बनी हुई कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते। तो आप देख सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और 1890 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब हम बाल गंगाधर तिलक के जर्नलिस्ट करियर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो ध्यान था वो पब्लिक अफेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा था। इनका मानना था कि लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को जब तक हम पहुंचाएंगे नहीं कि देश में क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, जब तक लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी नहीं तो लोगों में ये जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे आएगी। इसलिए इन्होंने समाचार पत्र को लिखना शुरू किया, उसका प्रकाशन, उसका संपादन किया। एडिटर भी थे, पब्लिशर भी थे और इनके द्वारा 2 वीकली न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई। वो 2 न्यूज़पेपर जो वीकली न्यूज़पेपर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है केसरी और दूसरा है मराठा। केसरी न्यूज़पेपर को मराठी लैंग्वेज में और द मराठा न्यूज़पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करने का काम किया गया। अब इनका ये कहना था कि कल्चर जो है हमारा देश का, उसके ज़रिए लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, उनकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। पहले कोई भी महोत्सव आता था तो वो लोग अपने अपने रीजन में घरों में ही सेलिब्रेट कर लिया करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पे सार्वजनिक महोत्सव की शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 इंपॉर्टेंट महोत्सव की शुरुआत की है, एक है गणेश महोत्सव और दूसरा ही शिवाजी महोत्सव। तो गणेश महोत्सव की शुरुआत 1893 में और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया। बेसिकली इसका एजेंडा यही था कि लोग इकट्ठे होंगे, जब लोग इकट्ठे होंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, लोगों की आइडियोलॉजी मैच होगी, लोगों में नेशनलिज्म की भावना आएगी। ये बात यहाँ पर सोचनी थी बाल गंगाधर तिलक को, इसलिए उनके द्वारा इन महोत्सवों की शुरुआत भारत के अंतर्गत की जाती है। अब जब ये न्यूज़पेपर लिखते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधाराओं को इस न्यूज़पेपर में लिख के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो अपने न्यूज़पेपर में एक दिन ये एक बात लिखते हैं। वो बात कुछ इस तरीके से होती है, अगर कोई भी ब्रिटिश कर्मचारी आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपका शोषण करता है और अगर आप उसको मार देते हैं तो उसे हत्या नहीं कहेंगे, उसे हत्या नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं और न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अगले ही दिन जो है वो कमिश्नर रेंड की हत्या कर दी जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस मर्डर का जो जिम्मेदार माना जाता है वो लोकमान्य तिलक को माना जाता है कि आपने अपने न्यूज़पेपर में ये बात लिखी जिससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और उसके बाद कमिश्नर रेंड की हत्या कर दी। तो इन पर सेडिशन चार्ज जो है वो इम्पोज किया जाता है 1897 में। और 1897 में जब इन पर सेडिशन चार्ज लगाए जाते हैं और वो केस हार जाते हैं और 18 मंथ की इनको जेल होती है, 18 महीने की जेल होती है। 18 मंथ की जेल इनको यहाँ पर सुनाई जाती है और तभी इनको जो टाइटल दिया जाता है वो लोकमान का टाइटल दिया जाता है। लोकमान मतलब बिलोव्ड लीडर ऑफ पीपल, जिसको जनता बहुत पसंद करती हो। ठीक है, तो ये पहली बार जब इन पे देशद्रोह का मामला सामने आया है 1897 में। आप आगे देखेंगे टोटल इनकी पूरी लाइफ में, पूरी जर्नी में 3 बार इन पे सेडिशन चार्जेस, देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए हैं। तो पहली बार इनको 18 महीने की जेल होती है। 18 महीने की जेल पूरा करने के बाद ये बाहर आते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो विचारधाराएं थी वो और बाकी जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनके साथ मैच नहीं होती थी, क्योंकि इनका मानना था कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अडॉप्ट करना चाहिए, विदेशियों को बायकॉट करना चाहिए, हमें धरने पे बैठना चाहिए, है ना। हमें इसके अलावा धरने पे बैठने के अलावा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका अपोज करना चाहिए, है ना। ये आइडियोलॉजी थी बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ जुड़े हुए लाल बाल पाल और अरविंदो घोष के ऊपर। मतलब बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंदो घोष हो गए, इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो एक्सट्रीम्स थी। और दूसरे जो लीडर थे जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, इन लोगों की आइडियोलॉजी थी कि हमें सोशल रिफॉर्म करने चाहिए, हमें ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ काम करना चाहिए, अगर हमें कुछ नई पॉलिसी बनानी है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मतलब
हाथ जोड़कर निवेदन करो और अपने लिए पॉलिसी बनवाओ, इस तरीके से जो आइडियोलॉजी थी वो दूसरे ग्रुप की थी, जिसको हम नरम दल कहते हैं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस था, तो कांग्रेस में दो आइडियोलॉजी आती है, एक नरम दल आता है और एक गरम दल आता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, और कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ जाती है। 1907 में एक गरम दल होता है और एक नरम दल होता है, जिसको हम एक एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और दूसरे को मॉडरेट कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे वो लाल बालपाल थे, और मॉडरेट की जो लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दूसरा एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जब कांग्रेस का सेशन होता है, तो कांग्रेस के सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो डिमांड करते हैं कि तिलक को या लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, है ना, तिलक जी को या लाला लाजपत राय जी को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन रस बिहारी घोष जी को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये भी एक रीज़न लोग बताते हैं कि सूरत स्प्लिट होने का। इस तरीके से सूरत स्प्लिट हो जाता है, और एक बहुत लंबा दौर, अगर आप 1905 से लेकर 1917 तक बात करेंगे तो ये पूरा जो दौर है ये एक्सट्रीमिस्ट दौर कहलाता है, ये गरम दल के लीडर का दौर कहलाता है। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया जाता है, जब बंगाल का डिवीज़न किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है कि स्वदेशी को अडॉप्ट करो, विदेशियों को बाइकआउट करो, स्वराज की डिमांड करना, तो ये सब इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक अखाड़ा, लाठी क्लब और एंटी काउ किलिंग सोसाइटी की स्थापना भी करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इनकी मुलाकात जब जमशेदजी टाटा के साथ होती है, तो बॉम्बे स्वदेशी स्टोर की शुरुआत भी यहाँ पर की जाती है। तो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का जो क्रेडिट दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, क्योंकि वो लंबे समय से स्वराज की डिमांड कर रहे होते हैं। तो 1905 से 1970 तक का ये जो समय है वो एक्सट्रीमिस्ट एरा कहलाता है। आइए अब हम कुछ और बातें यहाँ पे करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अब बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पब्लिक अफेयर्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है तो इस बात का फ़ायदा जो है वो दूसरे लीडर उठाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उठाती है। तो 1908 में वापस से सेडिशन चार्जेस जो है वो लगा दिए जाते हैं बाल गंगाधर तिलक पे, और इनके ऊपर काफ़ी लंबा केस चलता है, और केस चलने के बाद इनको 6 साल की सज़ा होती है। तो 6 साल के लिए इन्हें जेल भेजा जाता है, दूसरी बार जब इन पे सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। अब सेडिशन चार्जेस एक तो एक पॉलिटिकल लीड जो है षड्यंत्र आप बोल सकते हैं वो हो गया, और दूसरा रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो पर्सन होते हैं जिनका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी जो हैं वो किंग्स फोर्ट, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज है, उन पर बम फेंक देते हैं, उन पर बम फेंक देते हैं। और ये घटना कहाँ पर हो रही है? बिहार में हो रही है। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर बैठे हैं? महाराष्ट्र में बैठे हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, और उन पे चार्ज लगाया जाता है कि नहीं, आपके न्यूज़पेपर्स के कारण, आप जो आर्टिकल उसमें पब्लिश करते हैं उसके कारण ये हिंसा देश में हो रही है। तो ये चार्जेस लगा दिए जाते हैं बाल गंगाधर तिलक पर, और वापस इनको 6 साल की सज़ा हो जाती है। तो 1908 से 1940 तक ये जेल में रहते हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आया? दो रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने बम फेंका था डिस्ट्रिक्ट जज पे, जिसके चार्जेस जिसके इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जबकि इन्होंने कभी भी हिंसा पे जोर नहीं दिया, कभी भी ये हिंसा के समर्थक नहीं थे, तो भी उसके बाद भी उन पे ये सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे, पहला चीज़। और दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा भी था, जिसके कारण इन पे देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए थे। अब देशद्रोह के चार्ज लगाने के बाद, अब जब आपका कोई केस चलता है, तो केस जब चलता है तो उसके लिए एक लॉयर की ज़रूरत होती है। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं, जब इन पे सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे, तो दोनों केसेस में जो तिलक के लॉयर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक का आइडियोलॉजी मैच होती थी, दोनों एक घनिष्ठ फ्रेंड या बहुत अच्छे दोस्त आप बोल सकते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तिलक के लॉयर थे जब इन पे सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। अब पहली बार जब देशद्रोह का मामला तिलक पे लगाया गया था, तो उस समय इनके लॉयर थे जस्टिस डावर। और जस्टिस डावर, अब देखिएगा, जब सेकेंड टाइम तिलक पर जब चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं डाबर, और तिलक के खिलाफ अब सजा सुना रहे हैं। तो एक बार इस तिलक के फेवर में काम कर रहे थे, तिलक के लॉयर थे, और दूसरी बार जज बने बैठे हैं और तिलक के खिलाफ सजा सुना रहे हैं, और इनके द्वारा ही 6 साल की सजा जो है वो सुना दी गई। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। तो 6 साल की सज़ा सुनाई, तो ऐसी वैसी सज़ा नहीं सुनाई, बहुत ही कठोर सज़ा सुनाई, बहुत ही कठोर सज़ा सुनाई। इनको म्यांमार मतलब बर्मा की जेल में भेज दिया गया, और बोला जाता है कि वो जेल बहुत ही ख़राब थी, एकदम जर्जर हालत में थी, पूरा समय पानी गिरता रहता था, पानी टिप टिप होता रहता था, और बहुत ही कठोर सज़ा उनको सुनाई गई थी। और उन 6 सालों में बाल गंगाधर तिलक की हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट आया, उनकी तबीयत वहाँ पे काफ़ी ख़राब भी रहने लगी थी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जब इन पे सेडिशन चार्जेस लगाए और इनको म्यांमार भेज दिया। म्यांमार भेजने का एक रीज़न ये भी था कि ना ही वो पत्र लिख पाएँ, ना ही अपने पत्रों के ज़रिए, अपने लेटर्स के ज़रिए लोगों को नेशनलिज्म की भावना, स्वराज की भावना जागृत की जा सके, इसलिए इतना दूर इनको भेज दो कि कोई कनेक्शन ही ना हो पाए। इसलिए म्यांमार की जेल में इनको 6 साल की सज़ा हुई थी जब सेकेंड टाइम देशद्रोह का मामला चलाया गया था। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी पूरी लाइफ में 3 बार इन पर देशद्रोह का मामला चलाया गया है। एक बार 1897 में, दूसरी बार 1909 में और तीसरी बार 1916 में, 1916 में। जब वो जेल में थे तो इनके द्वारा कई सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। 2 इनकी बहुत ही फेमस बुक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है गीता रहस्य। तो जो गीता है, भगवत गीता है, उसको इन्होंने अपनी तरीके से नई एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए इसको ट्रांसलेट किया है, गीता रहस्य। और दूसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। जब हम बात करते हैं आर्यंस के बारे में, आप लोगों को अलग अलग थ्योरी, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और आर्यंस के बारे में बात करते हैं कि आर्यन कहाँ से आए, कुछ बोलते हैं कि तिब्बत से आए, कुछ बोलते हैं कि वो खैबर दर्रा को क्रॉस करके भारत में आए, है ना। तो यहाँ पर तिलक जी की जो बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, उसमें उन्होंने बताया है, बोला है कि जो आर्यंस हैं वो नॉर्थ पोल से आए थे और नॉर्थ पोल में वो रहते थे। जब आइस एज आई, जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगी, तो ये जो आर्यंस हैं वो नॉर्थ पोल से भारत में आए थे। तो ये थ्योरी बाल गंगाधर तिलक की थी। हालांकि ये प्रूफ थ्योरी नहीं है, प्रूवन थ्योरी नहीं है। अलग अलग थ्योरी आपको आर्यंस कहाँ से आए थे भारत में, अलग अलग थ्योरी पड़ती है। उनमें से एक थ्योरी ये भी है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास में इन्होंने मेंशन की है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अभी जेल से छूटकर आते हैं 1914 में और उसके बाद वापस से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब ये इन्होंने 1916 में वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और जब वापस से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ये होता है लखनऊ पैक्ट, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 2 पार्ट्स में टूटी हुई थी, गरम दल और नरम दल, ये ज्वाइन हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, इनके ऊपर जब देशद्रोह का मामला चल रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इनके लॉयर थे, तो दोनों की आइडियोलॉजी मैच होती थी। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग भी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो सेकंड आपका लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, तो इस लखनऊ पैक्ट में 2 मेजर चीज़ें होती हैं। पहला तो कांग्रेस जुड़ एक हो जाती है, जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ होता है वो एक हो जाता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ में आ जाती है। और उस समय जो मुस्लिम लीग होती है ना, उसके हेड कौन होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। तो ये 2 लखनऊ पैक्ट का जो क्रेडिट है, इस लखनऊ पैक्ट का जो क्रेडिट है वो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी इंडिया में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। इंडियन होम रूल लीग के लिए 2 मेजर लीडर माने जाते हैं, एक है एनी बेसेंट और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने भारत में जो है एनी बेसेंट के साथ मिलकर इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ये शुरुआत इन्होंने 1916 में बेलगाम से की थी और इन्होंने महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का रीजन है एक्सेप्ट बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन, कर्नाटका और बिरार के रीजन में इंडियन होम रूल लीग को पहुंचाने का काम किया। अपने इसी इंडिया के जो होम रूल लीग मूवमेंट वो चला रहे हैं, इसी को लोगों तक, मतलब जो ब्रिटेन की जनता है, जो लंदन की जनता है, उसको भी वो अपनी बात पहुंचाएं, वहाँ की जनता को भी बताएं कि भारत के लोगों के साथ कैसा शोषण, कैसा अत्याचार हो रहा है। इसलिए अपने इसी इंडियन होम रूल लीग को लेकर वो लंदन भी जाते हैं, विजिट करते हैं इंग्लैंड 1918 में। तो पहला रीज़न तो अपने इस मूवमेंट को लंदन की जनता तक पहुंचाना है। और दूसरा रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जब ये म्यांमार की जेल में होते हैं, तो म्यांमार की जब ये जेल में होते हैं तो टाइम्स उस समय का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, इनफैक्ट आज भी बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, तो उसमें एक एडिटर होते हैं जिनका नाम होता है कुछ लोग इन्हें कायरोल कहते हैं, कुछ लोग इन्हें चिरॉल कहते हैं, वैलेंटाइन चिरॉल या वैलेंटाइन किरॉल, जो भी आप इसे नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये एडिटर होते हैं टाइम्स में और उसमें वो लिखते हैं इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये लिखते हैं वो अपने एडिटर, मतलब एडिटर होते हैं अपने न्यूज़पेपर, अपने जर्नलिस्ट में ये बात लिखते हैं। तो ये बात बाल गंगाधर तिलक को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इसलिए वो उन पे भी केस करने के लिए लंदन जाते हैं और लंदन जाके केस करते भी हैं। हालांकि 1919 में वो केस हार जाते हैं और जब लंदन में केस लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी संपत्ति का लॉस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी इनके साथ होती है। ठीक है, अब इस होम रूल लीग के समय ही स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन भी बाल गंगाधर तिलक देते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया तिलक जी को कहा गया है। तो ये तीनों टाइटल, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब हम देखते हैं 1920 में 1 अगस्त को जब महात्मा गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, उसी मूवमेंट की लॉन्चिंग के समय 1 अगस्त को 1920 में तिलक जी की निधन हो जाता है, तिलक जी की डेथ हो जाती है।
तो गांधी जी जो है वो तिलक के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो तिलक जी को सम्मान देने के लिए तिलक फंड की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय की जाती है। तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ होती है और 1 अगस्त को ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है और इसी मूवमेंट पे गांधी जी के द्वारा तिलक फंड की शुरुआत की जाती है, उनके सेक्रीफाइसेस और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। तो एक ही दिन में या कुछ ही दिनों में तिलक फंड में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो आगे के फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी जी और हमारी जो अदर लीडर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी जब इनकी 150th नंबर की एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी 2007 में, तो हमने कॉइन भी रिलीज़ किए थे तिलक जी के ऊपर। इसके अलावा ओम राउत जो कि डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा लोकमान एक युग पुरुष करके मूवी भी बनाई गई है, जिसको 2 जनवरी 2015 को लॉन्च भी किया गया था। तो इस तरीके से ये हमारे पॉलिटिकल लीडर थे। तो मुझे लगता है इन्हें इंडियाज़ अनरेस्ट नहीं बोलना चाहिए, इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन, इन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं कही, कभी भी इन्होंने, आज हम जिसे सेडिशन कह रहे हैं, देशद्रोह कह रहे हैं, वो बेसिकली लोगों को अवगत कराना चाहते थे कि ये देश हमारा है, हमें स्वराज चाहिए, हमारा देश है और बाहर का कोई व्यक्ति हम पर रूल कर रहा है, जो कि गलत है। तो बिल्कुल सही मानना इनका था। और इनकी जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि जब ये बोलते रहे कि हमें कमेटी बनानी चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए, तब इनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। जब बाद में आके गांधी एरा शुरू होता है और गांधी जी ये बात कहते हैं, तो सभी लोग उनकी बातें मानते भी हैं। लेकिन ये आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं तिलक की ही थी ना। तो इसलिए मैं मतलब एक वन ऑफ द माय फेवरेट फ्रीडम फाइटर जो हैं वो तिलक रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है तिलक जी के ऊपर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को थोड़ा सा करेक्टली चूज़ कीजिएगा। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ नए पॉलिटिकल लीडर के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।